हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस का मॉडल पेपर सेट 5। इससे पहले मॉडल पेपर 4 तक आप लोग को साइंस का करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स का दे दिए हैं, प्लेलिस्ट का, तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि DNA कहाँ पाया जाता है, यानी DNA। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो DNA कहाँ पाया जाता है, आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा। मेरा समय बचाने के लिए आपको हम शॉर्टकट में केवल आंसर बोल देंगे ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है ना, इस उत्तर नहीं होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। तो केंद्रक कहाँ है, केंद्रक में DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका है। देखिए, मानव में जो है ना 2 टाइप के कोशिका होता है, 3 टाइप के। एक होता है सबसे बड़ी कोशिका, दूसरा होता है सबसे छोटी कोशिका, तीसरा होता है सबसे लंबी कोशिका। तो तीनों टाइप वाला आप लोग याद रखिएगा। बड़ी कोशिका क्या होता है, अंडाणु, जो महिलाओं में पाया जाता है। छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, जो पुरुषों में पाया जाता है। लंबी कोशिका था तंत्रिका तंत्र, जो दोनों में पाया जाता है। तो सबसे पूछा है लंबी तंत्रिका यानी लंबी कोशिका, तो क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी से आंसर हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया में पूछेगा सबसे छोटी कोशिका तो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, दुनिया में। लेकिन पूछेगा मानव में सबसे छोटी तो हो जाएगा शुक्राणु। मानव में लंबी तंत्रिका तंत्र, मानव में बड़ी अंडाणु, और पूरी दुनिया में बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। आप लोग याद होना चाहिए सब, है ना। बेसिक चीज़ें है, याद रख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नांकित में कौन सा धातु नहीं है। देखिए, आपको पहचानना है। लोहा तो एक धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, तांबा भी धातु है, सल्फर धातु नहीं है। तो कौन धातु नहीं है, तो सल्फर हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचा जा सकता है। मतलब धातुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण उस धातु को हम लोग तार खींच सकते हैं। तो किसी कारण, अगर किसी तार धातु को हम तार तब खींच सकते हैं अगर वह लचीला रहेगा तब। लचीला मतलब क्या होता है, तन्यता। क्या होता है, तन्यता। कोई धातु तन्यता रहता है ना, तो उसका हम तार खींच सकते हैं, कहते हैं ना। तो कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना को हम लोग बहुत लंबा तार खींच भी सकते हैं ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, तन्यता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसलिए VVI क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि हैजा द्वारा होता है। मतलब यहाँ पर खाली घर दिया है, यहाँ पर खाली घर में ये 4 गो में से कोई एक वाला भराएगा। तो हैजा द्वारा क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा बाबू। हैजा जो होता है ना, जीवाणु द्वारा होता है, यानी वायरस द्वारा होता है ना। वायरस द्वारा क्या होता है, हैजा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ना। तो दूध को दही में बदलता है कौन सा जीवाणु, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु नाम का एगो होता है, आप लोग याद होगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध को दही में बदल देता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। सुचालक मतलब क्या होगा, किसी भी तार में उसमें क्या हो जाएगा, एक साइड से दूसरे साइड तक क्या हो जाएगा, करंट पार हो जाएगा या ऊष्मा भी पार हो जाएगा, है ना। तो कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है, तो लकड़ी तो नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी में क्या होता है, करंट पार नहीं होती। हम सूखा लकड़ी की बात करें, रबड़ में भी लकड़ी करंट पार नहीं होता है। उसके बाद चांदी में भी हो जाता है, कागज़ में नहीं होता है। पूछा है कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी चांदी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चांदी विद्युत धारा का सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कहा 9वां नंबर में कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। जो लोहे का जो पुल होता है ना, लोहे का पुल, इसको जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। देखो, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, साइकिल के हैंडल में जब पूछता है ना, तो ये क्रोमियम हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोमियम। लेकिन जब लोहे का पुल पूछता है ना, तो हो जाएगा उसका जिंक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, है ना, ताकि गड़बड़ ना हो।
10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। ऊष्मीयमान मतलब वह ईंधन जो है ना, उसमें ऊष्मा सबसे अधिक उत्पन्न होता होगा, इसलिए वह क्या ऊष्मीयमान, यानी एलपीजी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलपीजी में सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी जीव जो अपने जैसा संतान, मतलब अपना बेटा हो जाए, चाहे उसका पुत्र मान लो, अपने जैसा पुत्र करता है। जैसे कोई मनुष्य है तो उसका पुत्र होगा कोई मनुष्य ही होगा, है कि नहीं, बकरा बकरी तो होगा नहीं। अगर कोई घोड़ा है तो उसका बच्चा जो होगा ना घोड़ा ही होगा या घोड़ी होगा, कोई गधा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब वही होता है किसी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किस विधि द्वारा होता है, तो जनन। तो जनन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है। जब हमारे आँखों में प्रकाश जाता है तो उसे नियंत्रित कौन करता है, मतलब कंट्रोल कौन करता है, तो पुतली करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना, पीपीएल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर, फसल कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। फसल कितने प्रकार के, फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रबी फसल, दूसरा होता है खरीफ फसल, तीसरा होता है जायद फसल। कौन सा फसल होता है, जायद फसल, है ना। तो याद रखिएगा फसल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, रबी खरीफ और जायद। इस सब का कभी कभी बुआई भी पूछा जाता है ना, बुआई मतलब इसका बुनाई कब किया जाता है। तो रबी फसल का बुनाई जो होता है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक होता है। खरीफ फसल का होता है जून जुलाई से होता है, अक्टूबर नवंबर तक होता है। और जायद फसल का होता है मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा लिए जाने वाला गैस है। पौधा जो होता है कौन सा गैस लेता है कि नहीं, पौधा जो होता है कौन सा गैस लेता है। आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, है कि नहीं। और ये इसका उल्टा कौन करता है, पौधा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। तो पौधों द्वारा लिए जाने वाला गैस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौसम की भविष्यवाणी और दूर संचार और सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। जब मौसम की भविष्यवाणी होता है आजकल तो पता चल जाता है कि वर्षा चार दिन पहले हुआ था और 4 दिन बाद होने वाला है। के बज के के मिनट से आएगा, जैसे 4 बजकर दिया रहता है कि 6:15 तक क्या होगा, वर्षा होगा। मतलब ये इतना भविष्यवाणी कैसे किया जाता है ना। पहला ऑप्शन है कि उपग्रहों द्वारा, यहाँ पर गलत मतलब नोट किया गया है, उपग्रहों द्वारा। दूसरा है ग्रहों द्वारा, तीसरा है तारों द्वारा, चौथा है कृत्रिम उपग्रह। तो इससे हम लोग कैसे पता करते हैं, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मतलब क्या होता है, जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, जो धरती के चारों ओर चक्कर काटते रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो यही कृत्रिम उपग्रह पता करता है कि कब से कब तक पानी आएगा और किस दिन तक छूटेगा, है ना। तो कृत्रिम उपग्रह सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि संचारित होती है, संचारित मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाती है, कैसे, केवल ठोस में जाती है या केवल द्रव में जाती है या केवल वायु तथा गैसों में जाती है। यहाँ पर पढ़ा था गैसों में जाती है या इनमें से सभी। तो इसमें इनमें सभी, वायु ठोस द्रव गैस तीनों में जाती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कांच को रेशम में रगड़ने पर रेशम में क्या उत्पन्न होता है। जब भी हम कोई कांच को हम रेशम में रगड़ते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें धन आवेश यानी प्लस चिन्ह उत्पन्न हो जाता है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है। जब भी सूर्योदय मतलब होता है जब सूर्य उगता है कि नहीं। सूर्यास्त का मतलब जब सूर्य डूबता है। दोनों समय में, जब उगता है और डूबता है, दोनों समय में सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लाल। सूर्य उगने और डूबने कैसा रंग दिखाई देता है, लाल। निम्न में से कौन सा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। निम्न में से कौन सा अप्रदीप्त मतलब ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। तो ट्यूबलाइट में तो प्रकाश उत्पन्न करता है, आग भी उत्पन्न करता है, बल्ब भी उत्पन्न करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पूछा कि कौन अप्रदीप्त वस्तु है, इनमें से कोई नहीं है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के लिए
किस लेंस की चश्मे की आवश्यकता होती है? जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष पकड़ता है तो कैसा लेंस की चश्मा का आवश्यकता पड़ता है? तो याद रखिएगा, देखिए इसका सिंपल ट्रिक्स क्या होता है, निकट का निकट निकट, आगे का होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दूर, है ना, आगे का होता है जरा दूर दृष्टि दोष। तो देखिए निकट थोड़ा लंबा है तो निकट का हो जाता है अवतल, अवतल। दूर दो अक्षर का है तो हो जाएगा उतल, उतल। देखो निकट अपने आप में लंबा है तो अवतल, दूर अपने आप में छोटा है तो उतल। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबी फसल की बुआई कब से कब तक की जाती है? आपको अभी हम बताएं, है ना, रबी फसल है तो इसका कब होता है, नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, है ना, तो याद रख लीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? जब भी वायु प्रदूषण होता है तो किस पर पड़ता है? केवल मनुष्यों पर या वृक्षों पर या पेड़ों पर? पेड़ों या वृक्षों एक ही हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी पर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर, संकटापन्न स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब क्या होता है, प्रजाति वगैरह। तो कौन सा प्रजाति जो है संकटग्रस्त में है, मतलब गायब होने वाले हैं इस दुनिया से? तो घोड़ा है या गाय है या कुत्ता है या बाघ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ, है ना, ये संकट होने की कगार पर है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? आपको याद होना चाहिए कि हमारे सौर परिवार में पहले थे 9 ग्रह, है ना, लेकिन अब कितने हैं, 8 ग्रह। क्योंकि पहले एगो नेपच्यून नाम का एक ग्रह था, लेकिन वह ग्रह का सारे नियम फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, है ना। तो अभी वर्तमान में कितने बचे हैं, 8 ग्रह बचे हैं, याद रखिएगा, जिसमें से हमारा पृथ्वी भी है। अगला क्वेश्चन है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को वन उन्मूलन कहते हैं। क्वेश्चन शायद पलटा के पूछा था कि वन उन्मूलन का अर्थ होता है, वन उन्मूलन मतलब होता है वनों का समाप्त होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, बॉल बेयरिंग के उपयोग से, बॉल बेयरिंग के उपयोग से क्या होता है, घर्षण घटता है ना। हम नेक्स्ट चैप्टर सेट नंबर 4 में आप लोग बताते हैं गलती से घर्षण बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण घटता है। बॉल बेयरिंग के उपयोग से क्या होता है, घर्षण घटता है, याद रखिएगा दोस्त, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जायद फसल का उदाहरण है। फसल 3 प्रकार के, रबी, खरीफ और जायद। तो जायद फसल, गेहूं तो रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, सोयाबीन भी रबी फसल है, तो सब्जियां क्या हो जाता है, जायद फसल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी सब्जियां, सब्जियां एक जायद फसल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, काय कि कौन सा धातु शुद्ध अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए यूरेनियम तो शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है, लोहा भी नहीं पाया जाता है और चांदी भी नहीं पाया जाता है। तो शुद्ध अवस्था में कौन पाया जाता है, सोना। क्या होता है, सोना, है ना। अगर सोना चांदी दोनों रहेगा तो ये ऑप्शन दोनों हो जाता है, अगर सोना चांदी अलग अलग रहेगा तो खाली सोना मारिएगा आप लोग, है ना, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीव जंतुओं के अवशेष से बना है उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो सौर ऊर्जा तो नहीं, परमाणु ऊर्जा भी नहीं है, जल ऊर्जा भी नहीं है, तो कोयला। कोयला क्या होता है, लाखों करोड़ों साल बाद क्या होता है, पेड़ पौधों के अवशेषों से बन जाता है कोयला, तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहनशील पदार्थ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।